हिंद। कैसे हो सभी लोग। तो आज से जो है सीडीपी की सीरीज सीटेट के लिए इस चैनल पर जो है तैयार हो गई है, लागू कर दी गई है। आज से सीडीपी की तैयारी आप सभी लोगों को इस पर जो है इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, तो जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये जो सीडीपी का पोर्शन है हम इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा कंप्लीट कराएंगे। और 30 में से 30 लाने की जो है बात भी रहेगी कि 30 में से 30 नंबर जो है आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं केवल कह रहा हूँ, मैं खुद ही जो है 30 में से 30 सीडीपी में ला करके मैंने देखा है। तो उसी हिसाब से आप सभी लोगों को भी हम पढ़ाएंगे, जिससे सीडीपी में 30 में से 30 जो है नंबर को गेन कर पाए। इसी सीरीज में हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे। और बता दें सभी को, तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से जो है वीडियो जब तक सीटेट का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और कहीं ना कहीं सीडीपी में 30 में से 30 प्राप्त कर सकोगे, ये पूरा मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी 30 में से 30 ले आया है नंबर सीडीपी में। और इसका जो पीडीएफ है वो @विजय एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। और तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है याद रखना, एक बार मैं बता देता हूँ सभी को। @विजय एकेडमी VIJAYACADEMY विजय एकेडमी 81। अगर इसको सभी लोग सर्च करते हो तो कहीं ना कहीं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, और इसका सारा पीडीएफ आप सभी को वहाँ मिलेगा। तो आगे देखते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे किशोरावस्था के बारे में, यानी एडोलेसेंस के बारे में। और इतनी बातें हैं कि आज के सेशन में जितनी बातें मैं बताऊंगा, अगर उतनी बातें आप सभी लोगों को पता हो जाएगा तो किशोरावस्था से क्वेश्चन जो है गलत नहीं होने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। एक प्रश्न तो यही पूछा गया था, कई बार मैंने टेट में देखा है। किशोरावस्था का इंग्लिश में क्या होता है, तो एडोलेसेंस। किशोरावस्था को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। अगर कहेगा प्रारंभिक किशोरावस्था किसे कहा जाता है, तो 15 से 16 वर्ष के बालकों को प्रारंभिक किशोरावस्था कहा जाता है। और 17 से 18 वर्ष के बालक जब होते हैं वो मध्य किशोरावस्था कहलाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और उत्तर किशोरावस्था 18 से 20 वर्ष जब बालक होता है तो उसे उत्तर किशोरावस्था कहा जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, पैटर्न जो है कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है। तो उस पैटर्न को ध्यान में देखते हुए ये चीजें बनाई जा रही हैं। अब की बार जब यूपी टेट का पेपर हुआ था, उस पेपर में पूरा क्वेश्चन जो है हाई लेवल बनाया गया था। तो पेपर अब हाई लेवल बन रहे, तो हम उसी हिसाब से तैयारी करवाएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लेंगे, ताकि जिससे ये पता लगेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। और ये जो किशोरावस्था का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो एडोलेस स्टैनले हॉल महोदय ने किया। और स्टैनले हॉल महोदय की पुस्तक का नाम क्या था, एडोलेसेंस। आगे, लैटिन भाषा का शब्द है जिससे बनता है एडोले स्केयर। अगर पूछेगा ये किस भाषा का शब्द है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो एडोले स्केयर, जिससे जो है बाद में वही क्या बना है, एडोलेसेंस। किशोर जो है क्या होते हैं, किशोर का अर्थ क्या होता है, तो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता को प्राप्त कर व्यक्तियों को किशोर कहा जाता है। यानी किशोर वह है जिसकी शारीरिक
बनावट में जो है परिपक्वता आ गई है, मानसिक में परिपक्वता आ गई है। ये सब जिस व्यक्ति को प्राप्त है वही क्या कहा जाता है? किशोर। स्टैनले हॉल महोदय के अनुसार किशोरावस्था बड़े ही तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये तो सभी को पता है, सब लोग किशोरावस्था में जूझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी लोगों को पता है कि जो किशोरावस्था है वो बहुत ही जो है संघर्ष, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल है। और कहीं ना कहीं जो भी जीवन की सबसे कठिन जीवन का पीरियड होता है, या गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं, किशोरावस्था ही होता है। जॉब की चिंता, घर बसाने की चिंता, परिवार की चिंता, गांव समाज की चिंता, कुछ कर गुजरने की चिंता, ये सभी जो बातें चलती है किसमें? स्टैनले हॉल महोदय ने बताया कि किशोरावस्था में चलती है। और किशोरावस्था में हर पल हर क्षण जो है मस्तिष्क बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो है अपने परिवार को ही कष्ट का सूचक मानते हैं। ये भी चीजें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, हर एक पॉइंट ध्यान रखना। अब हम लोग देखेंगे विशेषताएं। यहीं से क्वेश्चन जो भर भर के पूछे जाते हैं। सबसे जटिल एवं कठिन काल है, यानी जो किशोरावस्था होता है पूरे लाइफ का सबसे जटिल काल होता है। जो है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था में सबसे जो कठिन का काल है कौन सा है? किशोरावस्था है। जटिल का कार्य है क्योंकि इसी में लाइफ पार्टनर चुनना, लाइफ को सक्सेस बनाना, परिवार को खुश रखना, सारी जिम्मेदारी इसी में रहती है। व्यक्ति हरदम जो है स्ट्रेस में रहता है। मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। एक कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि जो मनुष्य का विकास होता है सबसे तीव्र गति से किस स्टेज में होता है? तो किस में होता है? किशोरावस्था में होता है। तनाव एवं क्रोध की अवस्था जो किशोरावस्था होती है उस समय उसमें जो है व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। किसी किसी को तो नींद नहीं आती है, वो जो है टेबलेट खा करके सोता है, ऐसी अवस्था होती है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से लोग तनाव में नहीं रहते। वैसे झूठ बोलोगे तो बात अलग की है, नहीं तो हर व्यक्ति जो भी किशोरावस्था में है तनाव में रहता है और कहीं ना कहीं हमेशा क्रोधित रहता, उत्तेजित हो जाता है। स्वयं को सही साबित करने की प्रवृत्ति होती है इसमें, यानी किशोरावस्था में सबकी बात ना मान के अपनी बात को सर्वोपरि करता है, स्वयं को ही सच सही साबित करता है। वीर पूजा की भावना, इस स्टेज में जो है वीर पूजा की भावना पाई जाती है, यानी लड़का जो है किसी एक्टर या क्रिकेट खिलाड़ी या किसी ऐसे व्यक्ति को पूजने लगता है जो सक्सेस हुआ हो, नवयुवक हो, जैसे खान सर, सचिन सर। और इसी प्रकार लड़कियां जो है किसी महापुरुष, किसी खिलाड़ी के जो है पूजा करने लगते हैं, जैसे विराट कोहली की, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा। नौ जो है किशोरावस्था में ये सभी लोगों को जो है रूम में जाओगे तो फोटो मिलेगा। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण स्टार्ट हो जाता है। जब जो है किशोरावस्था में बालक आता है तो इसमें जो है विपरीत लिंगों के प्रति जो है आकर्षण हो जाता है। जैसे लड़का लड़की को पसंद करने लगेगा, लड़की जो है लड़के को पसंद करने लगेगी, यानी यहाँ पे विपरीत लिंगों का जो है आकर्षण होता है। तर्क क्षमता का विकास, किशोरावस्था में जो है तर्क क्षमता का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, यानी बालक एक अलग अलग हिसाब से सोच सकते हैं, एक एक अलग हिसाब से अपनी तर्क करते हैं, अपनी बातें रखते हैं।
अभिरुचियों में परिवर्तन, यानी उनकी जो रुचि है उसमें परिवर्तन होता रहता है। वो कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे, जब तक व्यक्ति जो है सक्सेस नहीं रहता है। हफ्ते में 2-3 दिन स्ट्रेस में रहना अच्छी बात है, लेकिन हफ्ते में पूरा हफ्ते स्ट्रेस रहना ये गड़बड़ बात है। हफ्ते में अगर 2 से 3 दिन व्यक्ति कोई जो है स्ट्रेस में रहता है, दबाव में रहता है, तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल बात है, एक किशोरावस्था में आम बात है, होना चाहिए। अगर 2 से 3 दिन भी स्ट्रेस में नहीं है तो फिर ये भी गड़बड़ बात है, क्योंकि किशोरावस्था में 2 से 3 दिन जो है स्ट्रेस में आना, तनाव में आना जरूरी होता है। आगे इसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, पहचान सको तो पहचानो ये कौन है, और इनको तो सभी लोग पहचानते हैं। परीक्षण की योग्यता, यानी जो इनकी लाइफ में होता है, परीक्षण की योग्यता हमेशा होती रहती है। संवेगात्मक क्रांति का समय, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संवेगात्मक क्रांति का समय किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं सभी संवेग आपस में कोलिजन करते हैं, सभी संवेग जागृत होते हैं। पल में ताशा पल में माशा वाला भाव चलता है, यानी पल में गुस्सा, पल में प्रेम, पल में नाराजगी, ये सब चलता है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, एक कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में हो जाता है। आगे इसमें जो है अक्सर परिवार की तुलना में मित्रों की राय महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें से बताओ कौन कौन से ऐसे बालक हैं जो अपनी बातों को ऊपर रखना चाहते हैं। अगर कोई भी बात कर रहे हैं, परिवार वाले बोल दिए तो पूरा गुस्सा की नज़र से देखते हैं। ये सबके लाइफ में होता है, मेरे भी, आपके भी, सबके। क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है ही, इसमें मित्रों को सर्वोपरि माना जाता है। इस सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अवस्था में मित्रों को सर्वोपरि माना जाता है, तो किशोरावस्था में। यानी किशोरावस्था में माँ बाप की बातें हो गई, दादा दादी की बातें हो गई, सबसे बुरी लगती है। लेकिन अगर मित्र वही बातें कह दे, वो सर्वोपरि हो जाती है। यानी मित्र की बातें सब लोग किशोरावस्था में मानते हैं। इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। वास्तव में सबसे कठिन काल होता है। कितने लोग स्ट्रेस में होते हों, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग दिन रात तनाव में रहते हैं, कितने लोग जो है दवा खा के सोते हैं। एक चीज लाइफ में याद रखना, परिवार तभी तक साथ देगा जब जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाओ। अगर जल्दी से जल्दी सक्सेस नहीं हुए तो माँ बाप, भाई बहन, कभी कोई किसी का नहीं होता। ये चीज याद रखना हमेशा, और जल्दी से सक्सेस होके दिखाना है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, जो मूर्त यहाँ पे रहेगा अमूर्त है, बच्चे मूर्त और अमूर्त जो है सभी चिंतन करने लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाना। और यह संक्रमण का काल है। इसमें व्यक्ति समझ ही नहीं पाता हम करें क्या, उलझन में हमेशा रहता है, तनाव में हमेशा रहता है, दुविधा में हमेशा पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं यह एक संक्रमण का काल है। इस अवस्था में बच्चा निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें बच्चा जो है किसी माँ बाप के ऊपर निर्भर ना होकर के, या यार दोस्त के ऊपर निर्भर ना होकर के, स्वयं के ऊपर जो है, यानी निर्भरता, स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाते हैं। विरोधाभास का समय होता है। जो किशोरावस्था होता है ये विरोधाभास का समय होता है। कहीं ना कहीं हमेशा विरोधाभास होता है। लाइफ में समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूं। जो भी करने जाता है, अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो निराशा हो जाती है, तनाव में चला जाता है व्यक्ति। आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। यानी इसमें जो है आत्म प्रेम की भावना, खुद से प्रेम करना, मैं सुंदर हूं कि नहीं, मैं सुंदरी हूं कि नहीं, मैं दिखती कैसी हूं, ये सब ऐसा भाव आ जाता है। समाज व धार्मिक चेतना पाई जाती है। यानी इस अवस्था में जो है समाज सेवा व धार्मिक चेतना पाई जाती है। पहचान संकट, इन व्यक्तियों में हमेशा जो है किशोरावस्था में
व्यक्ति हमेशा सोचता मेरी पहचान हो, इसके लिए वह कार्य भी करता है। जब वह असफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वह स्ट्रेस में चला जाता है, तो वह जो है पहचान बनाने में जो है जोर देता है, सपनों की दुनिया दुनिया में रहता है। जो किशोरावस्था का समय होता है वो कहीं ना कहीं जो है सपनों की दुनिया कही जा सकती है, क्योंकि सपने में ही किशोर अवस्था जो है बहुत सारी चीज बन जाता है। डीएम, एसडीएम, पीएम, चोर, सिपाही, जो मन करे वो बन जाते हैं। कि सपना जो है सपनों की दुनिया में रहते हैं, डे ड्रीम में खोए रहते हैं। ये इन सब की विशेषता है। और एक कई बार पूछा गया बसंत ऋतु की अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। ये हमारे बड़े भैया हैं जो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। अभी उस हिसाब से नहीं हो पाए हम कि इनकी जो है सेवा कर सके, मदद कर सके, बट ये हमारे भैया जो हैं बहुत ही मेरे लिए पूजनीय, माँ बाप से भी बढ़ के हैं। भगवान कभी मौका अगर देंगे तो सेवा करने का मौका मिलेगा तो भरपूर सेवा करेंगे। अभी तो हम भी आप सभी जैसे स्ट्रेस के मोड में हैं, लेकिन आप सभी लोग अगर चाहेंगे तो हम भी एक सक्सेस व्यक्ति बन सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने ये ठाना है कि चाहे जो भी हो जाए, यूट्यूब पर सारी शिक्षा जो हम देंगे मुफ्त देंगे। ये मैंने प्रण किया है कि मैंने भी यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ पढ़े हैं, फ्री में पढ़े हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं, सिखाऊं, लिखाऊं, जिससे मैं उस कर्ज को निभा सकूं। जो माँ बाप का कर्ज होता है वो कभी नहीं उतर सकता, लेकिन जब माँ बाप बच्चे बन जाते हैं तो वो अपने आप कर्ज उतर जाता है। ठीक ऐसे ही कुछ लोगों का लाइफ में ऐसा मतलब प्रभाव है, उसको मैं कभी नहीं उतार सकता, बट थोड़ा सा प्रयास तो कर सकता हूं उतारने का, ये चीज है। और सामाजिक समझौते की अवस्था, ये अच्छा बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधे में फल लगने लगते हैं, मौसम एक अच्छा सा हो जाता है, तो ठीक वैसे ही जो किशोरावस्था होता है, अगर सक्सेस हो गए तो कहीं ना कहीं बसंत की ऋतु की अवस्था होगी, और नहीं सक्सेस हुए तो स्ट्रेस दबाव का रहेगा। सामाजिक समझौते की अवस्था यानी किशोरावस्था में खुद से तो लड़ना भी रहता ही है, समाज से भी लड़ना पड़ता है, माँ बाप से भी लड़ना पड़ता है, यानी कहीं ना कहीं समझौता बना के रहना पड़ता है। विचारों व सहयोगों में परिपक्वता, जो विचार है किशोरावस्था में, जो संवेग है उसमें परिपक्वता आ जाती है, यानी कब कहाँ और कितना क्रोध करना है, किस पर करना है, संवेगों पर कंट्रोल करना आ जाता है। विचार यानी हमें कितना सोचना है, डे ड्रीम में खो जाना है या रुक जाना है, ये सब जो है कि परिपक्वता पाई जाती है। रुचियों में परिवर्तन, जो रुचि बाल्यावस्था में पाई जाती थी उस रुचि में जो है परिवर्तन दिखता है, परिवर्तन पाया जाता है। समूह को महत्व, कहीं ना कहीं इसमें जो है बालक गैंग में चलता है, समूह में होकर चलता है। वहीं कुर्ट लेविंग के अनुसार किशोरावस्था को भावनात्मक क्रांति की का अवधि भी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। कुर्ट लेविन के अनुसार किसकी जो है किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तो भावनात्मक क्रांति का अवधि कहा जाता है। ये भी चीजें याद रखना। किल पैट्रिक महोदय के अनुसार जीवन का सबसे कठिन काल है, तो जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, तो किल पैट्रिक महोदय ने। एरिक एरिक्सन महोदय ने रोल कन्फ्यूजन कहा है। एरिक्सन महोदय ने क्या बताया है कि जो है जो ये लाइफ है, किशोरावस्था है, ये कन्फ्यूजन का काल है। हरलाक के अनुसार किशोर अपने लिए समस्या है। हरलाक महोदय ने क्या बताया है कि किशोर अपने लिए क्या एक समस्या है। जॉन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। एक कई बार पूछा गया है किशोरावस्था जो है किसकी पुनरावृत्ति है, शैशवावस्था की। मैं जितना यहाँ पे परिभाषा जितने व्यक्ति का लिखा रहा हूँ, खाली इतने ही व्यक्ति लोगों का जो है परिभाषा याद रखना,
इतने से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। किशोरावस्था की आवश्यकता क्या क्या है? तो अपनापन, शक्ति, आनंद और स्वतंत्रता। एक किशोरावस्था की क्या है? आवश्यकता है। किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? संक्रमण की गति, प्रशिक्षण में रुकावट, अस्पष्ट स्थिति, ये जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और ये सेशन जो है अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिससे ये पता लग पाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पीछे में पूछे गए हैं। और सभी को ये बता देते हैं, इसका पीडीएफ जो है @विजय एकेडमी @विजय एकेडमी टेलीग्राम 81 टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो वहां से आप सभी को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। यहाँ से ऐसा कोई सीटेट का एग्जाम हो ही नहीं सकता है कि 1 से 2 प्रश्न ना पूछे जाएं। बार बार पेपर में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। इसमें हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में डिटेल से देखेंगे। और लॉरेंस कोहलबर्ग जो है कि नैतिकता के सिद्धांत से ऐसा एग्जाम सीटेट का हो ही नहीं सकता जिसमें प्रश्न ना पूछे जाए। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस सेशन को। और सभी को ये हम बता दें कि इसका पीडीएफ जो है @विजय एकेडमी पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो उसका टेलीग्राम चैनल क्या है? आप सभी लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं @विजय एकेडमी 81 से, या फिर इसको स्कैन करके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। सारा पीडीएफ आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्जाम तक वीडियो मिलता रहेगा। और 30 में से 30 जो है प्रश्न इसमें से देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हवाई सारा चीज़ है, मैंने भी करके देखा है। मैंने 30 में से 30 नंबर जो है प्राप्त किया है सीडीपी में। और आज हम लोग देखेंगे क्या? लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस सेशन को। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। एक प्रश्न तो यहीं से पूछा जाते है टेट में कि नैतिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने यही बताया कि जो है नैतिकता का विकास कैसे होता है। इस पर पूरा जो है अच्छे से डीप में अध्ययन इन्होंने किया। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं। और जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। अब नैतिकता पर बात हो रही है। सबसे पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता है सीटेट में, नैतिकता होती क्या है? तो नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है, वही क्या है? नैतिकता है। और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। जैसे जो समाज में मान्य व्यवहार है वह नैतिक है, जो समाज में अमान्य व्यवहार वह अनैतिक है। कहीं ना कहीं जो है, जैसे समाज में लड़का लड़की एक साथ रहना शादी से पहले गलत है, अगर रहते हो तो इसे अनैतिक माना जाता है। वहीं शादी के बाद अगर एक साथ लड़का और लड़की घूमते
फिरते रहते खाते नाचते कुछ भी करते हैं वह समाज में नैतिक है, तो वह क्या है? नैतिकता है। यानी समाज ही हमें सिखाती है क्या नैतिक है क्या है अनैतिक। आगे, ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग है नैतिकता की शिक्षा देने के लिए जो है या जानने के लिए एक कहानी सुनाते थे, हिंज की कहानी। बहुत फेमस ही कहानी है और ये हमेशा मतलब प्रोफेसर थे तो स्कूल में पढ़ाते थे तो बच्चों के अलग अलग कहानी सुनाते रहते थे। उसमें सबसे फेवरेट जो कहानी है हिंज की कहानी है। तो एक भी पूछा जाता है हिंज की कहानी किससे संबंधित है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत से संबंधित है। अब हिंज की कहानी है क्या, एक बार इसको सभी लोग सुनो और इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में देना। हिंज नाम का एक व्यक्ति है, उसकी बीवी जो है बहुत बीमार है। अब जब बीवी बीमार है और उसको ऐसा जो है बीमारी है जिसका इलाज है ही नहीं, और उसी समय एक डॉक्टर जो है वह दवा बना लिया था जो इसकी पत्नी को जिस बीमारी जो है दवा की आवश्यकता थी, और यह दवा जो है डॉक्टर अभी हाल ही में बनाया था तो उसका वह रेट को 10 गुना बढ़ा के वसूलना चाहता था। जबकि हिंज बहुत गरीब आदमी था, व्यक्ति था, उसके पास उतना पैसा नहीं था। तो वह जो है डॉक्टर के पास गया, बोला दवा मुझे कम में दे दो। तो डॉक्टर बोला नहीं देंगे हम दवा कम में। और वह अपने यार दोस्तों रिश्तेदार सभी के यहाँ पैसे गया मांगने और सभी लोग कुछ लोग मदद किए। कुछ लोगों का तो फेवरेट डायलॉग होता है, अरे यार 2-4 घंटे पहले बोले होते तो बहुत रुपया दे दिया होता, अभी मैंने दे दिया। ये लगभग 99.99% लोगों का यही डायलॉग होता है। तो हिंज के पास जो है पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया, तो अब वह सोच रहा है कि अगर दवा नहीं ले पाऊंगा तो मेरी बीवी मर जाएगी और दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो बताओ बच्चों अब वो क्या करे, वह चोरी करे या फिर जो है अपनी बीवी को मरने दे। अब आप सभी लोग भी कमेंट में बताओ हिंज क्या करे। कहानी इतनी ही छोटी है। आगे, अब एक वर्ड आता है नैतिक तर्कड़ा यानी मोरल रीजनिंग। नैतिक तर्कड़ा क्या होती है, तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना। अब यहाँ पे बात सुनो, अभी हमने पूछा कि सभी लोग कमेंट में बताओ कि हिंज क्या करे। अगर चुराता है तो पुलिस पकड़ ले जाएगी और नहीं चुराता है तो बीबी मर जाएगी। अब इस दुविधा में पड़ गए हो। अब जैसे जिसकी क्षमता होगी वह उस प्रकार से आंसर देगा, उसी प्रकार से जो है पता लग पाता है नैतिक है या अनैतिक या किस प्रकार से इसके अंदर क्षमता है। तो नैतिक तर्क समझ गए, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में जो शामिल प्रक्रिया होती है वही क्या है, नैतिक तर्कड़ा है। जैसे हिंज ने क्या चुना, चोरी को चुना। जब हिंज ने चोरी को चुना तब तक एक बच्चा जो खड़ा होकर बोला नहीं चोरी को चुनने, चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। यानी बच्चा घर से पूरा पिटा के आया है। आई बात समझ में। आगे, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। कौन कौन से 3 लेवल हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। एक होता प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 4 से 10 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। एक होता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 10 से 13 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। और एक होता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिकता के कितने स्तर बताए हैं, तो 3 स्तर। प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसमें बालक 4 से 10 वर्ष के बालक आते हैं। कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष तक के बालक आते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर के बालक आते हैं।
और ये चीज़ ध्यान रखना, इन सभी के भी दो दो स्टेज हैं। तो मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है? 3। और उप मुख्य कितने हैं? 3 दूना 6। अब चलते हैं एक एक के बारे में डिटेल से देखते हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें 4 से 10 वर्ष तक के बालक आते हैं। इस समय बच्चों में नैतिकता शून्य पाई जाती है, यानी जो बालक 4 से 10 वर्ष तक का होता है उसके अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है। यानी बच्चा दूसरे के हिसाब से ही अपने नैतिकता को दिखाता है। इस अवस्था को में नैतिकता दूसरों के मानकों के अनुसार निर्धारित होती है। इसमें क्या है, जैसे जब छोटा बालक 4 से 10 वर्ष तक का होता है उसमें जो नैतिकता पाई जाती है, मम्मी पापा के मार डांट से या भाई बहन के मार डांट से। एक बार सभी लोग बताना, भाई बहन से कौन ज़्यादा डरते हैं? मम्मी पापा से तो बहुत कम ही लोग डरते हैं, भाई बहन से ज़्यादा। अगर बड़ा भाई या बहन है तो बच्चा बिल्कुल सुधरा हुआ मिलेगा। जैसे कोई बालक अगर है, कोई रिश्तेदार आ गया, बालक नमस्कार नहीं किया, पैर टच नहीं किया, तो जब रिश्तेदार चले जाएंगे तो उसकी खूब कुटैया होगी। अगली बार से जब कोई रिश्तेदार आएगा तो नमस्कार भी करेगा, पैर भी छुएगा। यानी नैतिकता किस पर है? दूसरों के अनुसार है। ऐसे कुछ बालक होते जैसे मिठाई रखा हुआ है, कोई रिश्तेदार आ गए, अब वो निकाल के खा लेता है, यानी नैतिकता नहीं है। तो बाद में उसकी खूब कुटाई होती है, पिटाई होती है, क्यों खाया, तुम्हें नहीं मिलता। तो यहाँ पे बालक में जो नैतिकता है दूसरों के मानक के अनुसार है। जैसा मम्मी पापा या भाई बहन या कोई कहेगा उसी हिसाब से बालक करेगा। इसकी पहली अवस्था कौन सी है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। यानी इसमें बच्चों की नैतिकता सजा आज्ञा पालन पर आधारित होती है। यानी जो बालक होता है इस अवस्था में खूब बढ़िया से पिटाएगा, मार खाएगा। तो जिस हिसाब से मम्मी पापा या भाई बहन कहते हैं बालक उसी हिसाब से करता है। अगली बार जब कोई रिश्तेदार आएगा तो पैर टच करेगा, नमस्कार करेगा, रखा हुआ मिठाई नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि पिटाई पड़ चुकी है। और जब इस प्रकार बच्चे ने आंसर दिया, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यानी वह बच्चा नैतिकता के किस स्टेज में है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता के में है। आगे साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता। इस अवस्था में जैसे को तैसे की भी अवस्था कहा जाता है। क्या कोई इसमें जैसा व्यवहार कोई बालक के साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी जो उसके साथ करेगा। यानी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक लड़के का जो है पेन दूसरे लड़के ने तोड़ दिया तो दूसरे लड़के ने भी उसका पेन छीन कर पेन को पेंसिल को तोड़ दिया। यह कौन सा किस स्टेज में आएगा? तो प्रथम के साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसे जैसे कि तैसे का भी अवस्था कहा जाता है। यानी बालक को इसमें एक थप्पड़ मारोगे, बालक भी थप्पड़ मारेगा। अब चाहे जो भी हो, बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं, जैसा बालक के साथ करोगे वैसा बालक तुम्हारे साथ करेगा। दूसरी है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 10 वर्ष से 13 वर्ष तक के बालक के अंदर पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का जो है निर्णय करता है। यानी इसमें बालक पूरा पीट गया है, जैसा दूसरे लोग कहेंगे उसी के अनुसार बालक कार्य करेगा। इसके भी दो भाग हैं। एक है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था की उन्मुक्ता। यानी इस अवस्था में बालक जब रहता है तो देखता है कि समाज में जो बालक अच्छा पढ़ने लिखने में तेज है उसे पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है। तो बालक भी सोचता है हम भी कहीं ना कहीं टॉप करें, हमें भी सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। दूसरी अवस्था है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक परिवेश को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। यानी जैसे
रेड लाइट जल गई तो रुक जाना है। कभी वो जा रहा था तो उसके पापा जो है रेड लाइट जली थी फिर भी चले गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो बच्चा सभी को सिखाएगा कि अगर रेड लाइट चले तो सड़क को पार नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। इनके अनुसार तीसरी जो अवस्था है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में पाई जाती है। इसमें निर्णय खुद लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए। यानी इसमें बालक जो है ये जान जाता है कि निर्णय खुद लेता है, ना कि समाज के जरिए, कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे दहेज लेना, दहेज देना सही है या गलत, वो अपने आप को समझ लेता है। अब ये हर पुरुषों या हर जो है लड़कों और लड़कियों की कहानी है कि जब तक अगर कोई बालक पढ़ने वाला है उसकी शादी हो नहीं सकती, कोई करेगा ही नहीं, या लड़का हो या लड़की सभी के साथ यही होता है। और जब वो नौकरी पा जाता तो कहेंगे दहेज नहीं लेना, मतलब तुम शादी से पहले पूछे नहीं और बाद में कह रहे हो दहेज नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में सही है गलत, इसके बारे में बालक जो है सोच पाता है। इसकी भी दो अवस्था होती है, एक सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इसमें किशोर जरूरत पड़ने पर सामाजिक नियम को तोड़ देता है। जैसे अगर बालक किसी को इलाज करवाने के लिए ले जा रहा है और बहुत ही जो है जरूरी टाइम है, कि मतलब इमरजेंसी है, तो वह सोचेगा रेड लाइट से जरूरी इस व्यक्ति को बचाना है, तो वह क्या करेगा, रेड लाइट को तोड़ देगा। और एक दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे भगत सिंह दूसरों के फायदे के लिए खुद को हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। महात्मा गांधी दूसरों के सार्वभौमिक जो है विकास को देखे, सार्वभौमिक नैतिकता को देखे। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, ये चाहते तो पूरी लाइफ मस्त से गुजार सकते थे, एक अच्छे से गुजार सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं गुजारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे समाज का उत्थान करना चाहा। इनकी महानता देखो, अगर आप सभी को कोई नेता एक बुला लेगा नंगे पैर दौड़ते चले जाओगे। इनको अल्बर्ट आइंस्टीन ने बुलाया कि गांधी हम तुमसे मिलना चाहते, आ जाओ अमेरिका। इन्होंने कहा अभी मैं नहीं आ सकता। कितनी बड़ी बात है इस चीज को, कि मतलब कोई महान वैज्ञानिक बुला रहा हो और गांधी जैसे व्यक्ति, महान व्यक्ति कह रहे कि हम अभी नहीं आ सकते। यह महानता को दर्शाता है। और यहां अगर एक नेता बुला ले, गांव का प्रधान बुला ले, दौड़ते हुए पहुंच जाओगे। इन्होंने क्या कहा कि मैं अभी सामाजिक कार्य में व्यस्त हूं, जब इससे मुझे मौका मिलेगा तब मैं मिलने आऊंगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहां तक कहा कि 100-200 साल बाद ये सब लोग भूल जाएंगे कि ऐसे हाड़ मांस का कोई व्यक्ति इस दुनिया में था। अब ऐसे दिख भी रहा आज तक, कल तो इतने अंधभक्त हो गए हैं कि भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर जी सबको भूल गए। अंधभक्ति का चश्मा उतारो और रियलिटी में आ जाओ। तो ये क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। और फिर से हम सभी को बता दें, इसका PDF टेलीग्राम चैनल @विजय एकेडमी पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ करके जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चले जो है देखते हैं प्रश्नों को। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं CDP में आनुवांशिकता और वंशानुक्रम पर आधारित एक सेशन होगा, जो कि सीटेट के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसका जो PDF रहेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है @विजय एकेडमी 81। और डायरेक्ट यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं, PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीडीपी में जितने भी टॉपिक बनते हैं सभी टॉपिक को हम इसी यूट्यूब चैनल पर कवर करवाएंगे, साथ में उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। और 30 में 30 नंबर आ सकता है, ये जो है 99.99% गारंटी भी लेते हैं, क्योंकि केवल हवा ही नहीं बल्कि मैं खुद ही 30 में से 30 नंबर सीडीपी में लेकर आया हूँ। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, 30 में से 30 नहीं आ सकता। हरियाणा टेट में 28 नंबर आए हैं, यूपी टेट में 30 में 30 नंबर आए हैं, तो आप सभी लोग भी ला सकते हो 30 में 30 सीडीपी में, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस सेशन को। आनुवांशिकता एवं वातावरण, यानी हेरिडिटी एंड वातावरण, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इसमें देखेंगे। एग्जाम में जो भी पॉइंट पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्नों को भी हम इसमें देखेंगे, जिससे ये पता लग पाएगा पेपर जो है किस प्रकार से बनते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आनुवांशिकता क्या होती है, यानी हेरिडिटी क्या होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ या इसमें पढ़ा रहा हूँ वो पॉइंट ज़रूर याद रखना, क्योंकि वही पॉइंट जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आनुवांशिकता होती क्या है? तो माता पिता द्वारा बच्चों में जो गुण स्थानांतरित होते हैं उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। और जो गुण स्थानांतरित होता है उसी को आनुवांशिक गुण कहते हैं, इसे ध्यान रखना। तथा माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक गुणों का संचरण गुणसूत्र के माध्यम से होता है। गुणसूत्र को जीन भी कहते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, माता पिता के जो गुण हैं उसका वाहक कौन होता है? तो गुणसूत्र होता है, यानी जीन होता है। वंशानुक्रम ही निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और बुद्धि को कितना अधिक विकसित किया जा सकता है। जो वंशानुक्रम होता है वही निर्धारित ये करता है कि व्यक्तित्व का मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। अच्छे माता पिता के लड़का है तो अच्छा व्यक्तित्व वाला होगा, गड़बड़ माता पिता का लड़का है तो गड़बड़ होगा। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में जाते हुए मतलब लड़का पीछे या आगे देखने की आदत जो है वह उसका गुण नहीं है, उसके दादा मम्मी पापा या कोई ऐसे उनके में देखने का गुण पीछे रहा होगा, तब वो गुण जो है उस बच्चे के अंदर आया। यानी पूर्वजों से जो गुण बच्चों के अंदर स्थानांतरित होते हैं वही होता है आनुवांशिक गुण, और उसी गुण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। आगे, आनुवंशिकता आनुवांशिक गुणों का संगठन है जो बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से गर्भावस्था से ही प्राप्त होता है, यानी गर्भावस्था में ही प्राप्त होता है। तो आनुवंशिकता क्या है? आनुवांशिक गुणों का संगठन है। अब आनुवांशिक गुण क्या है? तो मम्मी पापा या पूर्वजों द्वारा जो गुण प्राप्त होता है वही क्या है? आनुवांशिक गुण है। आगे पॉइंट है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है कि वंशानुक्रम क्या है? तो जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है जो स्थिर होता है। ये भी पॉइंट पूछा गया है, निम्न में से कौन सा गुण जो है स्थिर होता है? तो आनुवांशिक जो गुण होता है वह स्थिर होता है। आगे, वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है। यानी जो गुण बच्चों के अंदर प्राप्त हुए वो तो प्राप्त हुए ही, लेकिन उस गुण को अच्छा और बुरा भी बनाया जा सकता है वातावरण के माध्यम से। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में
दो बच्चा हुआ और एक बच्चे को हमने अच्छे परिवार में पाला पोसा, दूसरे बच्चों को एक खराब वातावरण में पाला पोसा, तो दोनों के गुणों में भिन्नता पाई जाएगी। हालांकि बच्चा एक ही है, एक ही घर से है, लेकिन उसके अंदर भिन्नता पाई जाएगी। तो किसी के विकास या व्यक्तित्व पर केवल आनुवंशिक गुण ही फॉलो नहीं करता है, वह किस समाज में रह रहा है वो भी उस पर क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है। यानी जो वातावरण है इस समाज का कैसा पहलू है, गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम एक स्थिर पहलू है। क्योंकि वंशानुक्रम से गुण प्राप्त होता है, लेकिन उस गुण को दिशा और दशा प्रदान करने का काम कौन करता है, वातावरण करता है। आगे B.N. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यानी जो वंशानुक्रम है यह व्यक्ति की जो विशेषता है उसका क्या है, पूर्ण योग है। एक किसने कहा है, तो B.N. झा के अनुसार, यानी B.N. झा महोदय ने बताया है। आगे आनुवांशिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाओ। पहला है प्रत्यागमन का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट के लिए बार बार पूछे जाते हैं। जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है इसमें क्या है, तो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के जो बच्चे पैदा हों वो कम बुद्धि वाले बच्चे हों, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रत्यागमन सिद्धांत यही होता है। यानी बुद्धिमान माता पिता के बच्चे का कम बुद्धि वाला पैदा होना प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। एक है जो है गाल्टन का सिद्धांत। इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी आते हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी से, तो यह जो है गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना का सिद्धांत कहलाता है। यानी जब बच्चे के अंदर किसका गुण आ जाए, दादा दादी नाना नानी का। एक होता है बीजमैन का सिद्धांत। इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है, बीज कोष का सिद्धांत कहलाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे वातावरण यानी इन्वायरमेंट। अभी हम लोग आपस में अलग अलग वातावरण और आनुवंशिकता को देखेंगे, फिर एक में उसको देखेंगे। जो वातावरण होता है, वातावरण को सामान्यतः पर्यावरण के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, यानी चारों ओर से ढका हुआ क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। किसी भी बच्चे के विकास में वातावरण का बहुत ही योगदान होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। आनुवंशिक गुण चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर वातावरण अच्छा मिल गया तो बच्चा अच्छा हो सकता है। आनुवंशिक गुण कितना भी अच्छा हो, लेकिन बच्चे को वातावरण अगर गड़बड़ मिल गया तो वह गड़बड़ हो रहेगा। आगे अर्थात कि कोई वस्तु अपने चारों ओर जिन वस्तुओं से घिरी होती है उसे उसका वातावरण कहते हैं। आगे मनोवैज्ञानिक के अर्थ में पर्यावरण या वातावरण क्या होता है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रॉस महोदय के अनुसार वातावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष जो है प्रभाव डालता है। यानी वातावरण क्या है, रॉस महोदय के अनुसार वह सभी तत्व आते हैं जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जिस संगत में रहता है
वह उसकी संगत उसी प्रकार हो जाती है। यानी अच्छे संगत में है तो अच्छा बालक हो जाएगा, गड़बड़ संगत में है तो गड़बड़ बालक हो जाएगा। तो यही रास महोदय बोले हैं। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, तो वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आते हैं जो व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। यानी वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा, जब बच्चा पैदा होता है और बड़ा होने तक जिससे वह बाह्य तत्व से प्रभावित होता है वही सब क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। डी इलियट के अनुसार, जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ खाली इतना ही देख के जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। सीटेट में वैसे भी सोच पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया के क्षेत्र को वातावरण कहते हैं। तो डी इलियट महोदय ने क्या बताया कि किसी भी चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावकारी उद्दीपन एवं अंतःक्रिया का क्षेत्र क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। आगे पी जिस बर्ट के अनुसार, जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घिरे हुए हो तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह वस्तु का वातावरण कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु के चारों ओर से घिरे हुए तथा प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वही उस वस्तु का क्या है, वातावरण है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो विकास होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया की देन होती है। यानी विकास में ये नहीं कह सकते हैं केवल वातावरण का योगदान है या केवल वंशानुक्रम का योगदान है, बल्कि दोनों का मिक्स रूप है। एक कई बार प्रश्न में पूछा गया है। वुडवर्थ महोदय ने यही परिभाषा ही दे दी है कि डेवलपमेंट यानी विकास बराबर होता है हेरिडिटी गुणे इन्वायरमेंट, यानी आनुवांशिक एवं वातावरण। आनुवांशिकता जो होती है वो क्षमता प्रदान करती है, जबकि वातावरण जो है क्षमता को विकसित होने का अवसर देता है। जब तक अवसर नहीं मिलेगा क्षमता कितना भी हो आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत से बार गांव में बड़े बड़े बच्चे हैं जो बहुत ही कलाकार हैं, बहुत ही हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन उनको वातावरण नहीं मिल पाता है, तो उस जो उनके गुण है उसको दिखा नहीं पाते हैं। वुडवर्थ महोदय के अनुसार पौधों की आनुवांशिकता उसके बीज में निहित होती है, परंतु उसके पोषण का उत्तरदायित्व वातावरण पर निर्भर होता है। यानी विकास बराबर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्रो महोदय के अनुसार व्यक्ति का निर्माण ना सिर्फ वंशानुक्रम और ना ही सिर्फ वातावरण से होता है, बल्कि यह जैविक व सामाजिक विरासत के एकीकरण का परिणाम होता है। मैकाइवर व पेज के अनुसार जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम है, यानी वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरा किसी को ना हटाया जा सकता, मतलब जितना कि दूसरा, यानी आनुवांशिक भी उतना जरूरी है जितना वातावरण। यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं, किसी एक को भी हटा नहीं सकते हैं। जिस प्रकार सिक्का का अगर एक पहलू गायब हो तो वह सिक्का नहीं चलेगा, ऐसे ही किसी व्यक्ति के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों जरूरी होता है और किसी एक को हटाया नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन पूछा गया है आनुवांशिकता को क्या माना जाता है, तो स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता व विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? अब इसमें कौन सा हो जाएगा, सहमत बताना है।
जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में, और ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। पोर्टफोलियो से एक प्रश्न जो है सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलते हैं, देखते हैं पोर्टफोलियो के। और ये सभी लोग जान लें कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन हल करने में कठिनाई होती है। और कभी भी कोई भी बालक केवल क्वेश्चन पढ़ के अपने सक्सेस को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो चलते हैं, देखेंगे इसमें पोर्टफोलियो के पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे जो PYQ में पूछे गए हैं। और इसका PDF जो है @विजय एकेडमी पर मिलेगा। इसको ज्वाइन करके जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल जो है इस पर तब तक वीडियो मिलते रहेंगे जब तक जो है सीटेट का जो है कंप्लीट पेपर हो नहीं जाएगा। और इसमें बेहतरीन क्लासेज मिलेगी कॉन्सेप्ट सहित, फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। पोर्टफोलियो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट सेशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि पोर्टफोलियो से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें इससे जो है नोट्स भी बना सकते हैं। और ये टॉपिक नंबर 16 है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। बेल आइकन को दबा लें। पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग मनोवैज्ञानिक को पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है पोर्टफोलियो को भी पढ़ना ज़रूरी होता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। यानी अगर किसी निश्चित समय में के काम, बच्चों के कामों का संग्रह कर लिया जाए, उससे ये पता चलेगा बच्चा इस समय किस हिसाब से चल रहा है, कैसे उसका विचारधारा है, कैसा वो रिस्पॉन्स करता है, कैसे वो काम कर रहा है। तो यही सब क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है। और इसमें बच्चों की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी जो है रखा जाता है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि बच्चे की उपलब्धि, प्रगति और कमियों को जो है किस में रखा जाता है? तो पोर्टफोलियो में रखा जाता है। किस में? पोर्टफोलियो में रखा जाता है। और कहीं ना कहीं अगर जो कमी है उसके आधार पर बच्चों का जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। उसकी प्रगति किस प्रकार से है, इस आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। उसकी उपलब्धि कैसी है, इस प्रकार से पे जो है मूल्यांकन किया जाता है। अब पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी जो पोर्टफोलियो होता है उससे बच्चों के बारे में बहुत सी जानकारी जो है प्राप्त होती है। जैसे व्यक्तिगत, यानी वह उसका व्यवहार किस प्रकार से है, उसमें प्रगति जो प्रोन्नति कैसी हो रही है, वह कुछ निश्चित समय तक क्या काम किया है, किस पर जोर दिया है। पारिवारिक, यानी वह किस प्रकार के परिवार में रहता, परिवार का माहौल कैसा है। शैक्षणिक, यानी वह उसकी जो है पढ़ने की क्षमता है, शैक्षणिक जो योग्यता है वह किस प्रकार की है। शैक्षणिक, यानी वह किस प्रकार से अपना अध्ययन करता है, कितना वह जो है ध्यान देता है। तथा सामाजिक जानकारी जो है आदि पोर्टफोलियो से प्राप्त होती है। यानी समाज में उसका कैसा जो है स्थान है, समाज में कैसा वो बिहेव करता है, इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना। यानी जब मूल्यांकन किया जाता है तो पोर्टफोलियोज की सहायता से करते हैं। और पोर्टफोलियो की सहायता लेने पर जो है मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। आगे एक होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड दो प्रकार से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। रिकॉर्ड कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड और एक होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। एक कौन सा होता है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है और एक होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है इसमें बच्चों के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं।
सभी तरह पूछेगा प्रश्न, सभी तरह के रिकॉर्ड किस में रखे जाते हैं? तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। जैसे बिहेवियर यानी उसकी व्यवहार किस प्रकार से है, स्किल्स उसका जो है स्किल्स कैसा है, एटीट्यूड, ये सभी किस में रखे जाते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। और एक होता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड, इसमें बच्चों के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, टीचर को ही पढ़ाने जाने वाले हम लोग सीटेट पास करेंगे, सुपर टेट पास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है टीचर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सीटेट हो चाहे टेट, यहाँ इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इनकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड होता है, अटेंडेंस होता है, अचीवमेंट जो होता है, ये सब किस में रखे जाते हैं? तो कम्युलेटिव रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। आगे अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये सब पूछा गया प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका जरूर होना चाहिए? तो विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। क्या अभिभावकों का समावेशन? नहीं। क्या बहिष्कार? नहीं। क्या अन्य शिक्षक? नहीं। जबकि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय विद्यार्थियों का समावेशन होना जरूरी होता है। जबकि जब किसी विद्यार्थी का समावेशन होगा ही नहीं, ये वही बात हो गई, जिसके बारे में बात करेंगे वही नहीं है। आगे अगर हम बात करेंगे भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है कैसा? क्या प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, या परियोजना कार्यों का संगठित संग्रह, या प्रश्नानुसार लिखित करों का संग्रह, या प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह? तो इसमें सबसे बढ़िया जो आंसर हो जाएगा, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह हो जाएगा। अब उसका बिहेवियर यहाँ लिखे हैं, फिर 10 पेज बाहर उधर लिखे हैं, तो नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं क्रमबद्ध संग्रह, तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट 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 के अलावा निम्नलिखित घटनाओं या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, पहला ऑप्शन। या यह व्यवहार या व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं करता है, ये गलत हो गया। तो इसमें अलावा पूछा है, तो इसी के अलावा हो जाएगा। तो इसमें जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यह घटनाओं का सही वर्णन है, सही है। यह बच्चे की व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों से कहा गया है कि वह अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की जो है गतिविधि है? तो अगर यह पूछा गया है कि समाज में किसी बात को दर्शाना है, तो निबंधात्मक आकलन, या घटना वृत्त अभिलेख, या समस्या समाधान आकलन, या पोर्टफोलियो आकलन। तो यहाँ पे बच्चों को लिए एक समस्या दे दी गई है कि समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तो और इसमें जो है अपने हिसाब से विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, समस्या समाधान आकलन। यानी समस्या दे दिया गया है और उसको जो है दिखाना है कि किस प्रकार से कर सकते हैं, सभी गतिविधि को नोट करना है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निबंधात्मक आकलन में किसी चीज पर निबंध लिखते हैं। घटना वृत्त अभिलेख में किसी घटना पर हम विशेष रूप से चित्र डालते हैं, यानी उसकी घटना को लिखते हैं। पोर्टफोलियो में तो बच्चों के बारे में लिखा जाता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? तो यहाँ पे पोर्टफोलियो हो जाएगा। गृह कार्य नहीं, योगात्मक कार्य नहीं, आवधिक परीक्षाएं नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्तियों का बनते रहना एक क्या है? विषम प्रक्रिया है, या अनियमित प्रक्रिया है, या सामयिक प्रक्रिया, संचयी? तो यह कैसी हो जाएगी? तो एक संचयी प्रक्रिया है।
क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है पत्ती का संचय होकर बनता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन यहाँ पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे टॉपिक नंबर 17 में और इसमें पावलाव के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है और इसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे तो हल होते रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। और हार्वर्ड गार्डनर महोदय वेरी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं सीटेट के लिए। और इसमें हम इनके कॉन्सेप्ट को और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे, जिससे ये पता लग पाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और इसका जो है पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और इसके वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो तब तक पढ़ता रहेगा जब तक सीटेट का एग्ज़ाम हो नहीं जाता। तो चलते हैं, देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बारे में संपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर महोदय जो है किससे संबंधित हैं? तो बुद्धि से संबंधित हैं। इन्होंने बुद्धि पर अध्ययन किया और बताया कि बुद्धि कोई एक प्रकार की चीज़ें नहीं है, बल्कि बहुत सारी बुद्धि हैं और सभी बुद्धि का संयोजन एक बुद्धि है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने। हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो 9 प्रकार हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 8 प्रकार की बुद्धि मानी जाती है। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कहेंगे तो 8 प्रकार से। इन दोनों बातों को ध्यान रखना। हालांकि ज़्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर महोदय से ही पूछे जाते हैं, तो इनका ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी एनसीईआरटी कहेगा तो 8 प्रकार से। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक प्रकार की चीज़ नहीं है, बल्कि कई प्रकार बुद्धि जो है कई प्रकार से होती है। और यह कोई एक क्षमता नहीं, बल्कि कई प्रकार के बुद्धि का संयोजन होता है, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। इन्होंने बताया बुद्धि के 9 प्रकार। कौन कौन सी बुद्धि? एक होती है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, एक होती है तार्किक गणितीय बुद्धि, एक होती है स्थानिक बुद्धि, एक होती है शारीरिक गतिक बुद्धि, एक होती है संगीतात्मक बुद्धि, एक होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एक होता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि और एक होता है प्रकृतिवादी बुद्धि। ये 9 प्रकार की होती हैं। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। अब पहली है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। यह कौन सी बुद्धि होती है? तो यह जो है बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। यानी शाब्दिक भाषाई बुद्धि जिस भी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, वह बुद्धि जो है व्यक्ति वकील, कवि और पत्रकार होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कवियों, वकीलों और पत्रकारों में हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, इनमें भी कौन सी बुद्धि पाई जाती थी? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। दूसरी बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। और एक कई बार तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में पूछा गया है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूछा गया है। जो तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, यह बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाई जाती है, उनमें तार्किक योग्यता यानी मैथ कैलकुलेशन जो है अधिक होता है। और यह बुद्धि अकाउंटेबल में ज़्यादा पाई जाती है, बैंकर में ज़्यादा पाई जाती है, साइंटिस्ट में पाई जाती है। जो अकाउंटेबल, बैंकर और साइंटिस्ट होते हैं, इनमें मैथ कैलकुलेशन तगड़ा करना पड़ता है। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि। जिस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सब लोग कहते हैं, सब मुस्लिमों को गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, कभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कोई गाली देते हुए सुना है? कोई गाली नहीं दे सकता।
विश्व में इनकी एक अलग ही पहचान थी। मुस्लिम थे, क्या इनको विभेद करके कभी देखा गया? नहीं देखा गया। तो जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती थी? तो तार्किक गणितीय बुद्धि। एक होती है अस्थानिक बुद्धि। ये जो अस्थानिक बुद्धि होती है, यह अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना, जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ये सभी लोग जो के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अस्थानिक बुद्धि पाई जाती है। अब जैसे आर्किटेक्चर को खाली प्लाट दिखा दोगे, वो तुरंत ही बता देगा यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ रहने का स्थान रहेगा, यानी मकान खड़ा करने का स्थान रहेगा, यहाँ बालकनी रहेगी, यहाँ पे आंगन रहेगा, यानी हर चीज अपने दिमाग से ही क्या करेगा? बता देगा। ऐसे चित्रकार पूरा पत्थर ले लेगा और इस पर जो है चित्र को उकेर देगा। तो यहाँ इनमें भी कौन सी जो है बुद्धि पाई जाती है? अस्थानिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे मूर्तिकार मूर्ति को बना देता है, चित्रकार बड़ा अजीब अजीब सा चित्र भी बना देता है। क्या वो कभी देखा? नहीं, अपने मानसिक छवि के आधार पर जो है बना देता है। तो अस्थानिक बुद्धि किस में पाई जाती है? मूर्तिकार में, चित्रकार में, आर्किटेक्चर में। आगे शारीरिक गतिक बुद्धि। यह बुद्धि जो है शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। कहीं ना कहीं जिस भी व्यक्ति में जो है शारीरिक गतिक बुद्धि मिलती है, वह कहीं ना कहीं जो शरीर को गति देता है। जैसे हो गए अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर, इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है, यानी शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जैसे विराट कोहली हो गए, या कोई भी अभिनेता अभिनेत्री हो गई, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, काजोल, इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गतिक बुद्धि। एक होता है संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत के बुद्धि अधिक होते हैं, यानी संगीतात्मक बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाया जाएगा वह कैसा होगा? सिंगर होगा, एंटरटेनर हो गया, जैसे लता मंगेशकर जी थी। ये जो है इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती थी? संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती थी। आगे एक होता है अंत वैयक्तिक बुद्धि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके द्वारा जो है मतलब ये व्यक्ति अंत वैयक्तिक बुद्धि जो है जिस भी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, इनको ये पता होता है हमें दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करना है, दूसरों के साथ कैसे रहना है, इन सभी के बारे में पता होता है। जैसे नेता, चुनाव होता है तो क्या बोलते हैं? मैं नेता नहीं आपका बेटा हूं, और चुनाव खत्म होने के बाद पता ही नहीं चलता बेटवा कहाँ चला गया। और एक होता है सामाजिक कार्यकर्ता। क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता। ये भी जो है समाज में किस प्रकार से काम किया जाए, समाज में किस प्रकार से सम्मान प्राप्त किया जाए, समाज में कैसे हमें समाज से इंटरेक्ट करना है, इन सभी के बारे में इनको जो है पता होता है। यह क्या होती, कौन सी बुद्धि? अंत वैयक्तिक बुद्धि। जैसे मदर टेरेसा हो गई, या ऐसे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या जो भी नेता होते हैं, उस समाज के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, यानी उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अंत वैयक्तिक बुद्धि। एक होता है अंत वैयक्तिक बुद्धि। कौन सा? अंत वैयक्तिक बुद्धि होता है। अंत वैयक्तिक बुद्धि क्या सिखाता है? तो यह बुद्धि जिस भी व्यक्ति के अंदर पाई जाती है उसे पता होता है कि खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, तो खुद के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करना है, यह अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। और यह जो है आध्यात्मिक गुरु के अंदर पाई जाती है, महात्मा बुद्ध जी के अंदर, जैन धर्म के महावीर जैन के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती थी? अंतः वैयक्तिक बुद्धि, यानी खुद से कैसे इंटरेक्ट करना है, खुद के साथ कैसे रहना है, इसके बारे में। अगली बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि। और यह बुद्धि जिस भी व्यक्ति में पाई जाती है वह प्रकृति के नज़दीक रहना चाहता है। जैसे महादेवी वर्मा, अरे उनका क्या नाम है, यामा जिसकी पुस्तक है, हाँ, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
इन सभी के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती थी? प्रकृतवादी बुद्धि। किसान, ये सभी जो प्रकृति के नजदीक रहने का प्रयास रहते हैं। और इस बुद्धि में व्यक्ति किसके नजदीक रहता है? प्रकृति के। अब इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लिए। अब PYQ को हम लोग इसमें देखते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये जो है बुद्धि किस में दिए थे? 1983 ईस्वी में दिए थे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो अभी हमने बताया मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने। जो हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं, इन्होंने जो है बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि एक प्रकार से नहीं बल्कि जो है 9 प्रकार की बुद्धि का संयोजन होता है। आगे, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? इसे अंतः वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। जबकि वैयक्तिक बुद्धि जो है दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, और अंतः वैयक्तिक बुद्धि में जो है खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। भाषाई बुद्धि में तो इसमें कवि आते हैं। स्थानिक बुद्धि में मूर्तिकार आते हैं, आर्किटेक्चर आते हैं। तो इसका जो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार हैं। जब 9 बुद्धि के प्रकार याद रहेंगे तभी इसको लगा सकते हैं। भाषाई बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बताया, इसमें जो है भाषा का ज्ञान होता है। अंतः वैयक्तिक बुद्धि, ये भी इन्होंने बताया, खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। वैयक्तिक बुद्धि यानी खुद जो है दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। और सृजनात्मकता कोई बुद्धि नहीं है, तो नहीं पूछा तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार। अच्छा, ये प्रश्न रिपीटेड आ गया लग रहा है। आगे, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय। इन्होंने बताया कि जो बहुत सारी बुद्धि होती है, एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बहुविध बुद्धि का सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो यह जो है कहीं ना कहीं पेड़ पालों से पूछा गया है, यानी प्रकृति से पूछा गया है, तो प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगी। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है? तो जो मूर्तिकार होते हैं उनमें स्थानिक जो बुद्धि पाई जाती है। मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर, ये सब में किस प्रकार की पाई जाती है? तो स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो आज की इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम देखेंगे वाइगोत्स्की महोदय के बारे में, जो कि सीटेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बिना कोई ऐसा एग्जाम सीटेट का हो ही नहीं सकता कि जिसमें वाइगोत्स्की ना पूछे जाएं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, यहाँ से आप सभी लोगों को PDF मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए सबसे पहले आप सभी के यहाँ पहुँचे। तो देखते हैं अपने इस सेशन को। वाइगोत्स्की महोदय बहुत ही इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं सीटेट के लिए, और कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जितना मैं पढ़ा दूंगा आज, अगर उतना आप सभी लोग पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, तो फिर इससे नोट्स भी बना सकते हैं। और कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन को करते रहिए, सारे क्वेश्चन अपने आप सेट होते चले जाएंगे। बिना जो है कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कभी नहीं सही हो सकते। कुछ लोग केवल ही टेस्ट पर ही टिके रहते हैं, फिर भी मामला ठीक नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वाइगोत्स्की को।
वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, यानी रूस के मनोवैज्ञानिक थे। ये अपने आप में यानी उस टाइम के बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे। जैसे जीन पियाजे का नाम आता है, ठीक उसी प्रकार जो है वाइगोत्स्की का भी नाम आता है। और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था। यह एक सामाजिक रचनावादी थे। एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वह जो है एक कैसे थे? तो सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। अगर कहीं भी सामाजिक शब्द आएगा तो किसको लगा देना है? वाइगोत्स्की महोदय को सही लगा देना है। ये चीज जानते रहना। यह एक सामाजिक सृजनवाद के जनक भी कहे जाते हैं। तो सामाजिक सृजनवाद के जनक कौन है? तो वाइगोत्स्की महोदय हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विकास क्या है? तो एक सतत प्रक्रिया है। कब तक चलती है? तो जीवन पर्यंत तक चलती है, यानी गर्भ से लेकर कब्र तक जो है विकास होता रहता है। और बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है, यानी बच्चों जो ज्ञान सीखते हैं अपने द्वारा भी ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की महोदय ने बताया है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक स्थिति में ही हो सकता है, संभव है। ये ही जो शब्द है, यानी वाइगोत्स्की महोदय जो है समाज से पर ज्यादा जोर दिए हैं। यहाँ तक इन्होंने बताया कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं समाज के द्वारा ही सीखते हैं। समाज को इन्होंने जो है सर्वोपरि माना है। और कहीं भी सामाजिक शब्द दिख जाएगा तो लगा देना है किसको? वाइगोत्स्की महोदय को। और इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो समाज के द्वारा सीखते हैं, लेकिन समाज में कैसे सीखते हैं? तो इन्होंने 3 चीज़ों को एक साथ इंटरेक्ट करके बताएं। सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, ये तीनों आपस में मिलता है। सामाजिक और भाषा और सांस्कृतिक एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है, तब जाके जो है बच्चों के अंदर सामाजिक विकास होता है, यानी किसी भी चीज़ को लोग सीखते हैं। अब इसको ऐसे देख सकते हो, अगर बच्चा हिंदू धर्म का बच्चा है तो उसकी संस्कृति कैसी होगी? हिंदू धर्म की होगी। उसकी भाषा कैसी होगी? तो हिंदू धर्म की भाषा होगी। और उसका जो है सोशल इंटरेक्शन कैसा होगा? तो हिंदूवादी लोगों से ज़्यादा होगा। और वहीं अगर किसी मुस्लिम बच्चे को देख लेंगे तो उसकी संस्कृति कैसी है? मुस्लिम है। और उनकी भाषा कैसी है? मुस्लिम की भाषा है। इनकी सबकी अपने धर्म की अपने सबकी अलग अलग भाषा होती है। और उनकी जो सोशल इंटरेक्शन है तो मुस्लिम जैसे समुदाय से रहेगा, तो उनका जो लैंग्वेज होगा, चाल चलन होगा, रहन सहन होगा, वो मुस्लिम संस्कृति की तरह ही होगा, क्योंकि बच्चा उसी संस्कृति में सीखा है, उसी भाषा को सीखा है। तो इन्होंने बताया कि संस्कृति से अंत, यानी ये तीनों आपस में अंतःक्रिया करके जो है बच्चा कुछ भी सीखता है। और वाइगोत्स्की ने कितने पहलू बताए हैं? तो 3 पहलू बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लगाना इसको, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि बच्चा किस प्रकार से सीखते हैं और उसका कितने पहलू होता है। तो 3 पहलू कौन कौन सा? एक सोशल इंटरेक्शन होता है, एक लैंग्वेज होता है और एक जो है कल्चर होता है। अब कहीं ना कहीं जो है बच्चा जिस भी समाज में रहेगा,
जिस भी कल्चर में रहेगा तो उसकी उसी हिसाब से भाषा रहेगी, उसी हिसाब से उसकी संस्कृति रहेगी, उसी हिसाब से उसका जो है सोशल यानी सामाजिक दायरा भी रहेगा। आगे नोट ये बातें ध्यान रखना, वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा के विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। यानी उन्होंने बताया जो विकास होता है बच्चों का वो सामाजिक अंतःक्रिया से ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को लगाना, कई बार पूछा गया है। और विकास होने में इन्होंने 3 वर्ड दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। एक होता है ZPD, एक होता है MKO और एक होता है स्कैफोल्डिंग। क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। जो ZPD होता है यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO का फुल फॉर्म मोर नॉलेज अदर, स्कैफोल्डिंग का जो क्या मतलब होता है? पाड़ या ढांचा। कई बार ये पूछा गया है इसका फुल फॉर्म ही। तो ZPD का क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। MKO क्या है? तो मोर नॉलेज अदर। इसका फोल्डिंग क्या है? पाड़ या ढांचा। अब एक एक के बारे में जानकारी करते हुए चलते हैं। पहला है ZPD, यहाँ पे ZDP लिखा है, जिस पर रहेगा ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। और इतना ध्यान रखना, कोई भी चीज जब तक बेसिक चीजें नहीं पता रहेगा तब तक जो आगे नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए बेसिक चीजों का जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग मतलब डायरेक्ट ही टेस्ट करने लगते हैं, डायरेक्ट ही जो है अपना परफॉर्मेंस देने लगते हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन करने, ये गलत है पढ़ाई का तरीका। पढ़ाई का बेस्ट तरीका जो होता है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर अपने आप जो है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो किस प्रकार से जो है पढ़ सकते हो, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगर सवाल को हल कर रहे हो 20 सवाल को करीब 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को अगर 10 मिनट पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़ के अगर सवाल को देखते हो, कई हजारों सवाल हो जाते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर जोर दीजिए और सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो सभी लोग, फिर अपने आप सब कुछ जो है सही हो जाएगा। तो समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र यानी ZPD, यह क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वास्तविक विकास के स्तर तक संभावित विकास के स्तर के बीच में जो अंतर होता है उसे ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अगर कोई भी बालक साइकिल बचपन में चला नहीं पाता है लेकिन किसी के सपोर्ट से वह चलाने लगता है, तो चलाना और ना चलाने के बीच में जो गैप है वही क्या है? ZPD है। जैसे यहाँ पे बच्ची जो साइकिल चला रही है लेकिन चला नहीं पा रही है, तो मम्मी इसको सिखा रही कि बेटा इस प्रकार से साइकिल चलाओ, तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट दे कर रही है। यानी ऐसे समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से कि पास होने के लिए, अच्छा कोई बच्चा जो है 90 नंबर ला सकता है और जिसका पासिंग मार्क यानी सीटेट का पासिंग मार्क भी 90 नंबर है, लेकिन किसी के सहयोग, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो तो हमारे सहयोग से बच्चा 90 तो कर सकता है, 90 पासिंग भी है, लेकिन सपोर्ट से जो है 120 प्रश्न यानी 120 अंक पा गया। तो रियल वैल्यू और समीपस्थ जो विकास हुआ है इसी के बीच के जो गैप होता है उसी को ZPD कहा जाता है। और CTP एक ऐसा जो है पेपर होता है जिसमें 30 में से 30 पा सकते हो, और ये कोई ऐसे कहने वाली बात नहीं है, हम खुद ही जो है 30 में से 30 मार्क जो है लेके आए हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, 30 में 30 मैथ में जो है CDP में ला सकते हैं, 30 में 30 मैथ में भी ला सकते हैं, हिंदी में भी 30 में 30 ला सकते हैं। इसी प्रकार कुछ कुछ जो सिलेबस होता है उसमें से 30 में से 30 ला सकते हैं। तो अपने जो है जो चीज़ें हैं उसको बेस्ट बना लें और इसका नोट्स बना ले, ये हमेशा के लिए काम करेगा। तो आगे एक दूसरा वर्ड था MKO यानी मोर नॉलेज अदर। अब जो मोर नॉलेज अदर है यानी जो पाड़ या ढांचा जो सपोर्ट करेगा, जो सिखाएगा, वह कहीं ना कहीं MKO होगा। एक कई बार पूछा गया है। MKO का फुल फॉर्म क्या होता है? मोर नॉलेज अदर। यानी जो सिखाने वाला है, जो सपोर्ट करने वाला है,
वो कहीं ना कहीं जो सीखने वाला उससे ज़्यादा ही उसकी क्वालिटी रहेगी, तभी वो सिखा पाएगा। अब अगर हम सीडीपी पास ही ना किए होते और तुम लोग तैयारी करते, क्या कर पाते? नहीं, करवा ही नहीं पाता। मैं खुद ही 30 में से 30 नंबर गेन किया हूँ। तो आप सभी लोग भी कर सकते हो। बस कैसे, मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके किया। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे, बाद में मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो वहाँ से देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ से सीट जब तक पेपर नहीं हो जाता सीटेट का, यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। आगे जो MKO होते हैं, उसमें टीचर आ सकता है, पेरेंट्स आ सकते हैं और फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, यानी कोई भी हो सकता है। जो जैसे यहाँ पे बच्चा चम्मच को पकड़ा, पर चम्मच को पकड़ के जो खा नहीं पा रहा है, तो मम्मी जो है सपोर्ट करके जो है सिखा रहे हैं कि बेटा इस प्रकार से जो है हम भोजन को खाते, इस प्रकार से चम्मच को पकड़ते हैं। और यहाँ बच्ची जो है चला नहीं पा रही साइकिल, तो उसकी मम्मी जो सपोर्ट करे, बेटा इस प्रकार से साइकिल चलाते सपोर्ट कर रही है, पीछे से पकड़ रही है। अपना बचपना याद करो, कितने लोग साइकिल सीखते थे और पीछे से कोई पकड़ के सिखाता था, और बीच में जब चलती थी साइकिल तो छोड़ दिया जाता था। अब गिर के किसको किसको घाव लगा, इतनी कमेंट बॉक्स में बताना तो, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बात करेंगे, फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम लोग फ्रेंड्स से सीख लेते हैं, तो फ्रेंड्स भी MKO में आते हैं। पेरेंट्स भी सिखाते रहते हैं, पेरेंट्स भी MKO में आते हैं। टीचर भी सिखाते रहते हैं, तो टीचर भी किस में आते हैं? MKO में आते हैं। अगला वर्ड है स्कैफोल्डिंग, यानी पाढ़ या ढांचा। ये क्या होता है? तो वयस्क द्वारा दी जाने वाली सपोर्ट को ही जो है पाढ़ या ढांचा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे बच्चा चम्मच पकड़ के नहीं खा पा रहा था, तो मम्मी द्वारा सपोर्ट दिया गया। अब जैसे कोई बालक बचपन में लिख नहीं पाता है, तो हाथ पकड़ के लिखवाया जाता है। याद आ रहा होगा सबको, सब लोगों ने हाथ पकड़ के लिखा है या लिखवाया होगा। तो यही जो सपोर्ट दी जा रही है, यही क्या है? स्कैफोल्डिंग है। अब यहाँ पे बच्ची जो साइकिल नहीं चला पा रही, लेकिन मम्मी पकड़ के सिखा रही है, सपोर्ट दे रही है, तो यही क्या है जो है सपोर्ट, क्या होता है? पाड़ या ढांचा होता है। आगे देखेंगे, इन्होंने भाषा पर कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाओ सभी लोग, कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन कैसे होते हैं? शुरू में अलग अलग होते हैं, यानी भाषा अलग होता है और चिंतन अलग होता है, और लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बताया कि बच्चे के अंदर भाषा अलग होती है और चिंतन अलग होता है, फिर बाद में जो है दोनों एक हो जाते हैं। और वाइगोत्स्की महोदय ने यह भी कहा है कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। ये थोड़ा सा चीज़ें सबको जल्दी याद नहीं होता है, तो एक दूसरे से रिलेट करके याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। इन्होंने किस पर सबसे पहले बताया आते हैं? तो भाषा। इसीलिए इन्होंने बताया कि सबसे पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। जबकि यहीं इनके विपरीत में जीन पियाजे थे। जीन पियाजे बोले कि सबसे पहले विचार आता है, फिर भाषा आता है। आगे वाइगोत्स्की महोदय ने भाषा के 3 रूप बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए सभी लोग। भाषा के कितने रूप बताए हैं? 3 रूप। अब कोई ऐसा एग्जाम हो ही नहीं सकता जो उसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाए। अब 3 भाषा कौन सी होती हैं? एक होती है सोशल स्पीच, एक होती है प्राइवेट स्पीच, और एक होती है साइलेंट इनर स्पीच। जो सोशल स्पीच होता है, यह सामाजिक भाषा होता है, यानी बच्चा जो समाज से बातें करता है। जैसे मम्मी बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी कहीं नहीं, बस आ रहे हैं। बेटा खाना खा लो। नहीं मम्मी, अभी मैं नहीं खाऊंगा। बेटा दाल पी लो। नहीं मम्मी, अभी नहीं। मतलब जो समाज वाली बातें हैं, यानी सामाजिक जो बातें हैं, उसे कहा जाता है सोशल स्पीच। और जबकि एक होती है प्राइवेट स्पीच, यानी खुद की बातें। जैसे बच्चा यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, तो कुछ ना कुछ आवाज करता रहता है, छुक 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 छुक, गाड़ी इधर चलो उधर चलो, लड़ जाए, लड़ ना जाए, कहाँ जा रही है? अरे मत जाओ उधर से, छुक 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 छुक, आओ सब सभी लोग बैठो। तो ऐसे अपनी बातें अकेले में करते रहते हैं, यानी प्राइवेट। अब जैसे कोई एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक लड़की जो है कपड़े को तह कर रही है और कुछ बुदबुदाती है,
तो यह जो है वाइगोस्की के अनुसार एक प्राइवेट स्पीच होगा। और एक होता है साइलेंट इनर स्पीच। इसमें भी बच्चा अकेले कुछ ना कुछ बुदबुदाता रहता है, रास्ते में चलता रहेगा तो बोलेगा अरे ये तो फूल अच्छा लग रहा, ये क्या हो रहा। अब बच्चा ध्यान दोगे कभी कभी ऐसा वर्ड बोल देता है जो हम लोग कभी सुने ही नहीं होते हैं। एक कहाँ से बोलता है, कैसे बोलता है, तो ये जो है अपने आप में बोल देता है। इसके दिमाग में कहीं ना कहीं हर बातें चलती रहती है, कुछ ना कुछ नया आविष्कार करना, कुछ ना कुछ डिस्कवरी खोज करना, हमेशा कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। तो बच्चा अकेले कुछ कुछ बातें करता रहता है, ये साइलेंट इनर होता है। यानी और बच्चा कुछ काम करता रहता है, उसको करने के लिए बोलता रहता है, ये ऐसे चेक होगा, ये ऐसे होगा, तो ये प्राइवेट स्पीच होता है। और एक होता है सोशल स्पीच। अब इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे ताकि जो है ये लग पाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से जो है पूछे जा रहे हैं। तो जय हिंद, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। इस छोटे से सेशन से 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे और पीवाईक्यू को भी देखेंगे, जिससे ये पता लग पाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। बाल केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एडुकेशन तथा प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एडुकेशन। और इससे पहले हमने कई सारे टॉपिक को अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप सभी लोग देख लेना। और बता दें कि जब तक हम लोग को का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक जो है एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी का जो है फुल डिटेल वीडियो लाए हैं और उससे बाहर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 से 2 बार उस वीडियो को आप सभी लोग देख लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से जो है हल होता चला जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा होती क्या है, यानी प्रोग्रेसिव एडुकेशन। जब बच्चे को हम उनकी अभिवृत्तियों, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षण स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। अब जैसे मेरा ही जब मन करे पढ़ने का तभी पढ़ेंगे, ज़बरदस्ती कोई कितना भी पढ़ाए पढ़ ही नहीं सकते हैं। हालांकि ये बात अलग की है कि मन करेगा, अकेले तो करेगा नहीं, कुछ उसके लिए कार्यक्रम करना पड़ेगा, तो वो तो उसी में शामिल होता है। लेकिन जब तक हम तैयार नहीं रहेंगे तब तक कोई हमें पढ़ा नहीं सकता। तो प्रगतिशील शिक्षा में यही चीज़ कहा जाता है कि जब हम बालकों के अनुरूप शिक्षा देते हैं, यानी जब उसकी इच्छा हो तब हम पढ़ाते हैं, उसकी जैसी अभिवृत्ति हो उसकी अभिवृत्ति के अनुसार पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में वृद्धि होती है, शिक्षण प्रक्रिया जो है लाभान्वित होती है। इसे ही प्रगतिशील शिक्षा कहा जाता है। अब हर बालक अलग अलग है, उनकी चॉइस होती है। किसी बालक का मन करता है मैथ पढ़ने का, किसी बालक का पढ़ने की रुचि होती है साइंस, या किसी बालक की पढ़ने की रुचि होती है सीडीपी। तो सबका अपना एक अलग अलग भाव होता है। तो अगर उनके अनुसार ही शिक्षा दी जाती है, यही क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा होती है। इससे कहीं ना कहीं बालक को लाभ मिलता है और कहीं ना कहीं बालक इसमें जो है रुचि लेता है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए बनी है, ना कि शिक्षा जो है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये चीज़ कई बार भी पूछा गया प्रश्न में कि जो शिक्षा है वो किसके लिए बनी है, बच्चों के लिए, ना कि बच्चा जो है शिक्षा के लिए बना है। आगे हम लोग देखते हैं
प्रगतिशील शिक्षा की निम्न विशेषताएं होती हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है करके सीखने पर बल देती है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है, यानी बच्चों को इस तरफ से प्रोत्साहित करती है कि बच्चे जो सीखें वो खुद करके सीखें। इसीलिए शिक्षा का ऐसी जो प्रणाली बनाई गई है कि बच्चा जो भी सीखे वह करके सीखे, यानी करने पर जोर दिया गया है, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया गया है। और कभी खुद भी देखना, अगर कोई भी चीज़ सीखते हो करके सीखते हो, यानी खुद ही करते हो फिर उसको सीखते हो, तो पूरे लाइफ टाइम के लिए बना रहता है, पूरे लाइफ टाइम जो है वो रहता है। इसके समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होता है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब 9 बजे आना है तो 9 बजे आना, ऐसा कुछ नहीं। 9 से थोड़ा सा पहले भी हो सकता है, 9 से थोड़ा सा बाद भी हो सकता है। यानी समय सारणी में क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा पाई जाती है, यानी प्रगतिशील शिक्षा जो है उसके अंतर्गत जो है बाल केंद्रित शिक्षा आता है। यानी बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, वह शिक्षा जो बालक के अनुरूप दी जाए, बालक की इच्छा के अनुसार दी जाए, बालक जिस प्रकार से चाहता है पढ़ना उस प्रकार से पढ़ाया जाए, बालक की जिसमें रुचि हो वह सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और प्रगतिशील शिक्षा में जो है समावेशी शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है। समावेशी शिक्षा भी अपने आप में एक पूर्ण रूप से जो है शिक्षा है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी एक नहीं भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सभी बालक एक ही रूम में पढ़ते हों, चाहे विशिष्ट बालक हों, चाहे सामान्य बालक हों, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हों, यानी किसी भी धर्म से हों, किसी भी भूभाग से हों, यानी चाहे उत्तरी भारत के हों, चाहे दक्षिणी भारत के हों, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों, चाहे विकलांग हों, चाहे सामान्य हो, चाहे विशेष बालक हो, सभी को एक ही क्लास में बैठा करके शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा की से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक दूसरे के धर्मों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की भावों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे के मनो विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे में भाईचारा का विकास होता है, एक दूसरे में द्वेष की भावना जो होती है कम होती है। लेकिन समावेशी शिक्षा से कुछ हानियां भी हैं, लेकिन हर चीज़ से के दो पहलू होते हैं, हानि और लाभ, लेकिन ज़्यादातर जो है लाभ होता है। अब समावेशी शिक्षा में जो है विशिष्ट बालक और सामान्य बालक सभी आते हैं, तो एक दूसरे का जो है शिक्षा का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे के भाव का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे के कल्चर का आदान प्रदान होगा। अगर भारत देश में देखेंगे, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में भाई की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। यही चीज़ें क्या है, समावेशी शिक्षा है। आगे शैक्षिक माध्यम जो है शैक्षिक तकनीक के माध्यम से शिक्षण, यानी समावेशी जो है प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा में हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ किया जाए, हर बार जो है कहीं ना कहीं तकनीक का प्रयोग किया जाए। अब इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं जो है PDF के माध्यम से, ये तकनीक की ही देन है, हम पढ़ा रहे हैं, इसमें समय की भी बचत होती है। तो जिस हिसाब से समय की मांग हो उसी हिसाब से शिक्षा प्रदान किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। और व्यक्तिगत शिक्षा पर बल, प्रगतिशील जो शिक्षा होती है वह व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देती है, यानी हर बालक किस प्रकार से है
उसको किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, वो सब जो है व्यक्तिगत शिक्षा पर बल देती है। शिक्षा में उद्यमिता का एकीकरण, यानी जो शिक्षा हो उस पर कहीं ना कहीं एकीकरण हो, यानी सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट पढ़ा जाए सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हो, डेली लाइफ से संबंधित हो। ये क्या है, शिक्षा में उद्यमिता है, होना चाहिए। समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल दिया गया है। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है ये समस्या समाधान पर आधारित है, यानी बच्चे को जो है समस्या दे दी जाती है, बच्चा अपने हिसाब से उस समस्या का हल जो ढूंढता है, और ज़्यादातर जो है आलोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक सोच पर बल दिया जाता है। आलोचनात्मक जो चिंतन या सोच जो है निगेटिव नहीं होता है, इससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें ही निकल के आती हैं। तो समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल दिया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में, इसकी विशेषता है। अगर हम प्रगतिशील शिक्षा की बात करेंगे तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये चीज़ें पूछा गया है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, तो जॉन डेवी महोदय। और जॉन डेवी महोदय ने शिक्षा को कौन सा ध्रुवीय प्रणाली बताया है, तो त्रिध्रुवीय प्रणाली बताए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं त्रिध्रुवीय प्रणाली होता क्या है। यहाँ से भी बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिध्रुवीय प्रणाली में जो है टीचर, बालक और पाठ्यक्रम आते हैं। टीचर जो है स्वतंत्र चर होता है, बालक आश्रित चर होता है और पाठ्यक्रम जो है मध्यस्थ चर होता है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वतंत्र चर के अंतर्गत कौन आते हैं, तो टीचर आते हैं। आश्रित चर के अंतर्गत कौन आते हैं, तो बालक आते हैं। और मध्यस्थ चर के अंतर्गत कौन आते हैं, तो पाठ्यक्रम आते हैं। आगे ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको जाता है, तो गीजू भाई को जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे जाता है, तो गीजू भाई को जाता है। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आती है, तो पाठ्यक्रम ये प्रश्न पूछा गया है। तो पाठ्यक्रम जो है मध्यस्थ चर में आती है, यह भी हमने बताया था। आश्रित चर में स्टूडेंट आते हैं और स्वतंत्र चर में जो है शिक्षक आते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, निगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा। नियामक है, गलत है। आवृत्ति को बढ़ा देता है, नहीं। खोज को प्रोत्साहन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कहीं प्रोत्साहन शब्द आ जाए, खोज आधारित शब्द आ जाए तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, ये पूछा गया है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है इनमें मानकीकृत परीक्षण होता है, मानकीकृत, इसमें कार्य आधारित अधिगम होता है, ये तो सही है। तो मानकीकृत गलत हो जाएगा। डेटा आधारित शिक्षा गलत हो जाएगा। मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कार्य पर आधारित अधिगम होता है, यही सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है अनुभवात्मक शिक्षा क्या है। तो जो अनुभवात्मक शिक्षा होती है वह अनुभव के माध्यम से होती है, यह अनुभवों के माध्यम से अधिगम है, सही है। यह पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से छात्रों के अधिगम की मार्ग परिभाषित है, नहीं। बी ऑप्शन है, एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है
कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। तो वो अनुभवात्मक शिक्षा क्या है? तो ये तो थोड़ा सा सही है, ठीक है, लेकिन यह अनुभवों के माध्यम से अधिगम है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, निरंतर अभ्यास से अधिगम, ये तो होगा नहीं। तो अनुभवात्मक शिक्षा क्या है, ये प्रश्न पूछा है। तो एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है, यही इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन नहीं होता तो थर्ड ऑप्शन लगा सकते थे। इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा, अनुभव शिक्षक जो यहाँ पे दिया गया है, तो अनुभवात्मक शिक्षा वह शिक्षा है, एक ऐसा शैक्षिक दर्शन है जो इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। अनुभवात्मक शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा को संपोषित करता है, ये भी चीज़ याद रखना। अनुभवात्मक शिक्षा जो है ऐसे शिक्षण वातावरण के निर्माण पर बल देता है जिसमें छात्र स्वयं सक्रिय होकर अनुभव प्राप्त करके सके, यानी इसमें जो है कहीं ना कहीं बालक स्वयं सक्रिय हो, अनुभव के माध्यम से शिक्षा प्राप्त हो, यही क्या है, अनुभवात्मक शिक्षा होता है। आगे अगर हम बात करेंगे, एक होती है समृद्ध शिक्षा, इससे भी प्रश्न जो बराबर पूछे जाते हैं। समृद्ध शिक्षा क्या है? तो समृद्ध शिक्षा से तात्पर्य है कि संसाधन युक्त कक्षा शिक्षण से, यानी ऐसी शिक्षा जिसमें पूरे संसाधन मौजूद हो, यानी शिक्षण में जो भी संसाधन प्रयोग होते हैं, चाक, डस्टर, कुर्सी, ब्रेंच, मेज, सारी बुकें, या आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, टेक्निकल ज़माना है, तो तकनीक, इन सभी का प्रयोग करते हुए जो शिक्षा होती है वही कौन सी शिक्षा कहलाती है? समृद्ध शिक्षा कहलाती है। यानी ऐसी कक्षा में खुली गतिविधियां कोने में होती हैं। एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोने वाला शब्द जो है, सारी किताबें कोने के ताक पर रखी होती हैं, ऐसे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो कौन सी शिक्षा होती है? समृद्ध शिक्षा होती है, जो दिन के ऐसी कक्षा में खुली गतिविधि कोने में होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुले तक में रखी रहती हैं, खुले ताक, यहाँ पे क्या रहेगा, खुले ताक में रखी हैं होती हैं, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षक सहायक सामग्री और शिक्षण गतिविधियाँ कक्षा में यथास्थान होती हैं। समृद्ध शिक्षा समझ में आ गया होगा कि यानी ऐसा शिक्षण जिसमें जो भी शिक्षण में प्रयुक्त संसाधन है, सभी संसाधन मौजूद हों, तो ऐसी शिक्षा क्या होती है? समृद्ध शिक्षा कहलाती है। तो एक प्रश्न ही, अच्छा प्रश्न तो यहाँ पे दिया होगा, एक क्वेश्चन ही पूछा गया सीटेट में, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ये प्रश्न ही पूछा गया है। ये भी एक बार नहीं प्रश्न पूछा गया, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, सीटेट में ही पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। तो मतलब ही क्या है शिक्षा का? जब हम कोई भी चीज़ बच्चों को देंगे ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, ये निगेटिव हो गया, गलत हो जाएगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुले ताक में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। हाँ, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? तो वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, ये है, या उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है, या कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, या परंपरागत व्याख्या विधियाँ
देखो परंपरागत व्याख्या क्या निगेटिव टैग वर्ड होता है, तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि की बात की गई है, तो अधिगमकर्ता की पहल प्रयास सम्मिलित हो, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह क्यों बेहतर है। जो बुनियादी शिक्षा होती है, अब थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, फिर इसको हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बुनियादी शिक्षा या बुनियादी स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें है अगर हम मातृभाषा में सीखते पढ़ते या जानते हैं तो वह हम उस चीज़ को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, जान जाते हैं। और कई सारे वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि अगर मैं मातृभाषा में बचपन में ना पढ़ा होता तो आज मैं वैज्ञानिक ना हुआ होता। तो मातृभाषा अपने आप में बहुत ही अहम भाषा होती है। मातृभाषा में शिक्षा देना बच्चों के लिए अनिवार्य है। अब बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा, वो बच्चा हिंदी भाषी का और पढ़ाया जाएगा इंग्लिश, तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो बचपन में जो है शिक्षा मातृभाषा में देना अनिवार्य है। इससे कहीं ना कहीं बालक की रुचि प्रकट होती है, कहीं ना कहीं बालक की क्षमता और बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं बालक को जानने की उत्सुकता होती है, कहीं ना कहीं मातृभाषा में शिक्षा देने पर बालक जो है और रुचि प्रकट करता है और तेजी से उसको क्या करता है, जान पाता है। और ये भी प्रश्न पूछा गया था पिछली बार सीटेट में कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। अब देखते हैं, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, ये तो सही है। अधिगम को सरल बनाएगा, ये भी सही है। बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, ये भी सही है। प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ये भी सही है। तो कहीं ना कहीं जो है बुनियादी स्तर पर शिक्षा देना बेहतर होता है, क्योंकि यह जो है आत्मविश्वास का विकास भी करता है। तो इसका सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे है ही बुनियादी शिक्षा क्या होता है, तो प्राथमिक स्तर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है, क्योंकि इससे भी अपने आसपास के वातावरण के बारे में वो जल्दी सीख जाता है। यही क्या है, बुनियादी शिक्षा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।